नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि हरियाणा में आप आकर बसें और वहाँ पर नौकरी करें, तो अब ये बिल्कुल एक सपना सा है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हाल में ही हरियाणा सरकार ने एक ऐसे कानून को मंजूरी दी है जो कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों को लेकर 75% आरक्षण को हरियाणा सरकार ने अनिवार्य किया है। और जब मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करती हूँ तो ये नियम, जो नया नियम कानून आया है, ये लागू होगा कंपनीज पर, सोसाइटीज पर, ट्रस्ट पर और पार्टनरशिप फर्म्स पर। और जितने भी लोग हैं जो 50,000 से कम की नौकरी हरियाणा में पाना चाहते हैं तो उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट हरियाणा का दिखाना जरूरी है। यानी कि आप या तो हरियाणा में पैदा हुए हैं या फिर आप हरियाणा में 5 साल से ज्यादा की आपको रेजिडेंटशिप दिखानी पड़ेगी। तो ये वहां का क्राइटेरिया है। लेकिन इस कानून को पास करने के लिए हरियाणा सरकार ने तर्क क्या दिया है? पहली बात तो यह है कि जो हरियाणा में इतनी भारी संख्या में जो बेरोजगारी है उसको लेकर ये एक पहला कदम उन्होंने कहा है कि ये है ताकि लोकल को रोजगार दिया जाए। उसके बाद जो बाहर के राज्यों से लोग आते हैं उन पर लगाम कसी जाए, क्योंकि इन्फ्लक्स जब होता है माइग्रेंट्स का तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर आता है, झुग्गी झोपड़ियां हैं वो ज्यादा बढ़ती हैं। तो इन सारी चीजों की रोकथाम करने के लिए इस कानून को लाया गया है। ये हरियाणा सरकार का तर्क है। और आपको बता दें कि जो जननायक जनता पार्टी है यानी कि जेजेपी है, जो बीजेपी का अलायंस है जिस पार्टी के साथ, ये उनका चुनावी प्रॉमिस भी था। जब राज्य सरकार के चुनाव हो रहे थे तो उस समय जननायक जनता पार्टी का ये एक चुनावी प्रॉमिस था। लेकिन आज ये कानून तो पास हो गया है, लेकिन इस कानून से इस समय काफी हलचल मच गई है। और खासकर अगर दो पैमानों पर आप देखें, पहला तो कानूनी तर्क इसका बहुत कमजोर है, इस पूरे कानून का। और दूसरा ये है कि संवैधानिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और तीसरा जो एंगल है वो है कि आर्थिक स्थिति राज्य की इससे कैसे होगी। तो एक एक कर इस पर बात करते हैं। जो पहला आधार है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है इसका कानूनी तर्क। अब आपको बता दें कि जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 19(1)(g) और 16(2) के मुताबिक हर नागरिक को ये स्वतंत्रता है और अपनी स्वेच्छा से वो भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी रोजगार कर सकता है। यानी कि जो राइट टू फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन और बिजनेस, ये कानून उसका उल्लंघन है, क्लियर कट वायलेशन है। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये कानून बिल्कुल असंवैधानिक है या इलीगल है। अब आपको बता दें कि जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो प्रचलित केस था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें साफ साफ ये है, लिखा हुआ है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस लिमिट को ब्रीच किया गया है। तो इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने इस कानून को राज्यपाल से मंजूरी दे दी है। और लेकिन संविधान की कसौटी पर यह कानून बिल्कुल फेल है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि क्या गारंटी है कि अब इसी तरीके का जो कानून है वो बाकी राज्य लेकर आएंगे। और अगर बाकी राज्य भी लेकर आ रहे हैं तो आप एक एक्सक्लूजनरी टैक्टिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा ऐसा लग रहा है कि पूरे देश से अब बिल्कुल एक अलग राह पर चलेगा। और अगर बाकी राज्य भी इसी तरीके की चीजों को करने लगेंगे तो संवैधानिकता का क्या होगा। और संविधान के 2 आर्टिकल्स जिसका मैंने जिक्र किया है, ये उसका एक क्लियर कट वायलेशन है। तो ये भी एक अंदेशा हो सकता है कि बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी इसी एक्सक्लूजनरी टैक्टिक्स को अपना सकते हैं। तो कानूनी पैमाने पर ये कानून बिल्कुल फेल है। देखिए, अगर संविधान की बात की जाए तो धारा 16 और धारा 335 के तहत ही किसी भी तरह का रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और धारा 16 के के हिसाब से 60% पे इसे फिक्स किया गया है, जो अब तक जितने भी संशोधन होते आए हैं पिछले सालों में। 75% का जो कहीं पे भी इसका फाउंडेशन नहीं है, कहीं पे भी इसका आधार नहीं है संविधान में। तो अगर हरियाणा सरकार या कोई भी सरकार इस और कोई भी कदम लेती है तो कोई ना कोई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है और
मेरा मेरा मानना ये है कि कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगा, क्योंकि धारा 335 के तहत जो एफिशिएंसी है उसको भी उस इट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, उसको भी लेना चाहिए किसी भी तरह का इस तरह का संशोधन करने के लिए या किसी तरह का परसेंटेज बढ़ाने के लिए। तो हरियाणा सरकार का ये जो मूव है ये बिल्कुल गलत है, ये गैर संवैधानिक है और कोर्ट इसकी तरफ कड़ा रुख ही लेगी, ये मेरा मानना है। दूसरा तर्क आर्थिक है। आर्थिक आधार पर जब से ये कानून को मंजूरी मिलने की बातें आ रही हैं, इस पर काफी आलोचना इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है। आए दिन अक्सर, अभी हाल में 2 ही 3 दिन हुए हैं और रोज कोई ना कोई इंडस्ट्री बॉडीज लिख रही हैं कि इंडस्ट्री के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से ये कानून बहुत ही कमजोर कानून है और जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए उसको लेकर ये बहुत हतोत्साहित करने वाला एक कानून है। और इंडस्ट्री का ये मानना है कि आप एक स्किल्ड मैन पावर को प्राइवेट सेक्टर इसलिए हायर करता है ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सके। और यहाँ पर अगर आप मैंडेटरी कर देंगे कि आप लोकल्स को या डोमिसाइल को ही आधार बनाएंगे तो मेरिट का क्या होगा। एक दूसरी चिंता जो इस समय इंडस्ट्री के पास है कि अगर एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए अगर आप इस आरक्षण को मैंडेटरी कर देते हैं, अनिवार्य कर देते हैं, तो आप 75% आरक्षण को लागू करने के लिए आप अपनी स्किल्ड मैन पावर को बाहर तो नहीं निकाल सकते। इसलिए इंडस्ट्री बॉडीज का ये मानना है कि उनके साथ मिल बैठकर बात की जाए और किसी न किसी तरीके के इंसेंटिव की बात भी इंडस्ट्री कह रही है कि आप इंसेंटिव्स दीजिए आप आरक्षण के लिए। उन सारी चीजों पर इस समय बात होनी चाहिए और इंडस्ट्री बॉडीज ने इस चीज को लिखा भी है, एक रिप्रेजेंटेशन दिया है हरियाणा सरकार को और इन तमाम बातों को उन्होंने लिखा है। एक दूसरी चिंता जो इंडस्ट्री को इस समय है कि जब से ये कानून मंजूर होने की जो खबरें आ रही हैं कि अब ये लग रहा है कि जितने भी सैटेलाइट टाउन्स हैं, जैसे गुरुग्राम है जो कि उत्तर भारत का सिलिकॉन वैली माना जाता है, वहां पर आपने देखा है कि देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कोनों से लोग वहां पर आकर काम करते हैं। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर की एक भारी चिंता यही है कि अब वो अपने एक्सपेंशन प्लान्स को क्या करेंगे। हर इंडस्ट्री, हर कंपनी अपने को एक्सपैंड करने के लिए सोचती है, तो अब एक्सपेंशन करने के पहले उनको 2 बार सोचना होगा और अगर एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या विकल्प बचता है, वो हरियाणा से अपने इन्वेस्टमेंट्स को बाहर निकालेंगे और दूसरे राज्यों में जाएंगे। यानी कि इकोनॉमिकली ये कानून बिल्कुल फीजिबल नहीं है और इसको लेकर इंडस्ट्रीज की काफी चिंताएं हैं। अब आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहती हूं कि इसी तरीके के कानून देश के और भी राज्यों ने लागू किया है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र ने 80% आरक्षण लागू किया था, कर्नाटका ने 75%, आंध्र प्रदेश ने 75%, एमपी ने 70% लागू किया था। लेकिन ज्यादातर राज्यों में ये कानून लागू इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि इंडस्ट्रीज की तरफ से काफी एक बड़ी आवाज उठी कि इस तरीके के कानून इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने टैक्स कंसेशंस की बात की थी, उसी तरीके से जो एमपी की मध्य प्रदेश की सरकार है तो उसने वहां पर एक बेंचमार्क बना दिया कि जो क्लास 10 और 12 जो पास करेंगे उनको आरक्षण मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की फिल्टरिंग जरूरी है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जो 50% का जो एक लिमिटेशन है वो इसमें ब्रीच हुआ है, तो इससे न तो आर्थिक आधार पर ये कानून खरा उतरता है और ना ही लीगैलिटी की अगर हम बात करें तो उस पर भी ये कानून बहुत ज्यादा खरा उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। मैडम देखिए, रिजर्वेशन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो इंडस्ट्री के आने वाले कल के लिए बहुत डेंजरस है। अगर इन्होंने इसे इंसेंटिव के साथ लिंक कर दिया होता, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ लिंक कर दिया होता तो कोई तकलीफ नहीं होती। अभी 50,000 से नीचे अगर मैं किसी भी सेक्टर में जाऊं तो फ्रंट की सारी वर्क फोर्स 50,000 से नीचे की होती है। हरियाणा में इतनी स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल नहीं है। दूसरा ये है कि थोड़े से आईआर रिलेटेड इशू भी आ जाते हैं। अगर 100% लोकल सराउंडिंग के लोग हो, अगर मिक्स मैच ना हो तो उसके भी इशू आ जाते हैं। दूसरे, अभी जो हमारी सारी इंडस्ट्रीज है हरियाणा में वो रफली 60-65% लोकल अरे आउटसाइडर्स है, 35-40% लोकल्स हैं और ये मिक्स मोर और लेस सारी इंडस्ट्री में चल रहा है। तो आने वाले कम में जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे, नए वो होंगे, वो नेचुरली है फ्रीडम टू रिक्रूट होना ही चाहिए और नहीं है तो जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं
Right now, morning I was reading in some news clips that Noida is gearing up to attract all the investment from Haryana, especially Gurgaon and Faridabad, because they don't have such restrictions. Industry, the moment we received this feelers, this such things is going on, we represented very heavily all the industry associations like Automotive Components, CII, PSD Chamber of Commerce, Rewari Chamber of Commerce, Faridabad Management Industry Association, जी Gurgaon Industry Association, everybody very strongly that government should not make it compulsory. If at all they want to encourage the local employment, they should incentivize them. Like some states, Gujarat is incentivizing. If you are giving the local employment, then you are eligible for some subsidies, which is fair enough. Absolutely no issue. If I am able to make it local, I will get that incentive. If I am not able to make it, I will not get that incentive. अब आता है सवाल राजनीतिक आधार पर इन चीजों को देखने का कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी हरियाणा सरकार की कि उन्होंने इस कानून को मंजूरी दी है। अब आपको बता दें कि कुछ इसी तरीके का ऑर्डिनेंस हरियाणा की कैबिनेट ने पिछले साल पास किया था और उसके बाद उस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ किया गया। और विड्रॉ कब किया गया? जब लेबर मिनिस्ट्री ने अपना इनपुट दिया कि इस तरीके का कानून खरा कसौटी पर नहीं उतरेगा। लेकिन इसके बावजूद ये कानून फिर से लाया गया और फिर अब इसे राज्यपाल ने मंजूरी दी है। अब आपको याद दिला दें कि जब से किसान आंदोलन देश में शुरू हुआ है, बार बार क्योंकि जननायक जनता पार्टी अपने आप को एक किसान पार्टी के रूप में अपनी पोजीशनिंग करती है, तो उसके ऊपर लगातार ये दबाव बना हुआ था कि वो अपना अलायंस बीजेपी के साथ हरियाणा में तोड़ ले, अपने गठबंधन को तोड़ ले, क्योंकि वो किसानों के हित में नहीं है। अब क्योंकि 75% आरक्षण के बिल को मंजूरी दे दी गई है, तो सब लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी इस गठबंधन को बनाए रखना चाहती है। इसलिए जननायक जनता पार्टी को खुश करने के लिए, क्योंकि ये उसकी एक चुनावी प्रॉमिस थी और ताकि जननायक जनता पार्टी लोगों के बीच में अपना मुंह दिखा सके, इस वजह से इस कानून को मंजूरी दी गई है। अब आपको ये बता दें कि जेजेपी के कहने पर इस 75% आरक्षण के कानून को मंजूरी तो जरूर दी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये उनका चुनावी प्रॉमिस था। लेकिन जेजेपी में भी लगता है इस चीज को लेकर दो भागों में पार्टी बटी हुई नजर आ रही है। और बटी हुई मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि खुद जेजेपी के जो एमएलए हैं, जो कि पूर्व नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राम कुमार गौतम, उन्होंने कहा है कि इस कानून से हम एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। और उन्होंने ये इसलिए कहा है क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर हरियाणा इस तरीके का एक कानून लेकर आएगा तो इसके बाद जो बाकी राज्य हैं वो भी हरियाणा से गए हुए जो लोग हैं बाहर, उनको नौकरी देने से मना कर देंगे। तो उन्होंने कहा है कि उस लिहाज से ये एक गलत आधार ये पूरा कानून बनाता है। तो इस तरीके की ये तमाम बातें इस समय सामने आ रही हैं। तो उसका एक पॉलिटिकल साइड भी है जो कि हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन इस समय हमारे बड़े सवाल क्या है? हमारा बड़ा सवाल ये है कि मोदी सरकार, बीजेपी सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन राज्यों के लेवल पर आकर ऐसा लगता है कि इसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। और खासकर अगर हम इस 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की अगर हम बात की, ये बिल की बात करें, तो ऐसा लगता है कि ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस तो कंपनीज के लिए है ही नहीं। दूसरा ये है कि हम इंटीग्रेट इंडिया की बात करते हैं कि भारत को जोड़ो, हर लेवल पर जोड़ो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हरियाणा बिल्कुल एक अलग राह पर चल रहा है। पूरा देश एक तरफ और हरियाणा का जो ये कानून है ये एक तरफ, सिर्फ हरियाणा और हरियाणा वासियों के लिए ही है। तो ये एक्सक्लूजनरी कानून नहीं है तो और क्या है? दूसरा जो मैंने सवाल उठाया कि इसका राजनीतिक कारण, आप ये सोचिए कि क्या है कि जेजेपी को क्या खुश करने के लिए बीजेपी ने इतना बड़ा रिस्क लिया है कि 75% आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, इकोनॉमिकली ये चीजें कैसे पैन आउट करेंगी राज्य में, इसके बारे में ऐसा लगता है नहीं सोचा गया है। और जहां तक कंसल्टेटिव प्रोसीजर्स की बात है, जहां तक ऐसा लगता है कि इसमें किसी को कंसल्ट नहीं किया गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री से इसमें राय नहीं ली गई है और इस तरीके से एक यूनिलैटरल कानून को पास कर दिया गया है। तो
ना तो संवैधानिकता के बारे में सोचा गया है, ना इंडस्ट्री बॉडीज को कंसल्ट किया है, और बिना सोचे समझे एक 75% आरक्षण को प्राइवेट सेक्टर में लागू करने के पीछे आखिर क्या मंशा है? राजनीतिक मंशा नहीं तो फिर और क्या है? और क्या आप हरियाणा को पूरे देश से अलग कर देंगे? इस पर आपका फीडबैक चाहिए और आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।